पाठ्यपुस्तक भाषा वाटिका का लेसन नंबर 13 उपहार, ये लेसन पढ़ने वाले हैं। उपहार यानी क्या होता है? तो गिफ्ट, अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? गिफ्ट कहते हैं। यानी कि किसी को जो गिफ्ट में दिया जाता है उसे उपहार कहा जाता है। तो देखो इस लेसन में दो फ्रेंड रहते हैं, तो उन्होंने एक दूसरे को कैसे क्या उपहार दिया है ये इसमें बताया वाला है। तो इस लेसन का नाम क्या है? उपहार है। तो देखो सबसे पहले हम ये लेसन पढ़ने वाले हैं। फ्रांस के एक सुप्रसिद्ध कवि थे लामार्टिन। फ्रांस के, देखो ये कहाँ के कवि थे? फ्रांस के कवि थे और वो सुप्रसिद्ध थे यानी कि प्रसिद्ध कवि थे। उनका नाम था लामार्टिन था। लामार्टिन जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े समाजसेवी और मानव मात्र के अनन्य प्रेमी थे। जो वो उतने ही बड़े कवि थे वैसे ही वो समाज सेवा भी करते थे और मानव मात्र के प्रेमी भी थे, यानी कि मानव के प्रति उनमें दया प्रेम सब था, इसलिए उन्होंने अनन्य मात्र प्रेमी थे ऐसे कहा है। किसके? मानव मात्र के। कवि लामार्टिन पेरिस में रहते थे। पेरिस विश्व का सबसे सुंदर शहर है। कवि लामार्टिन कहाँ पे रहते थे? पेरिस में रहते थे और ये विश्व का एक सुंदर शहर है। सर्दियों के दिन थे। कवि ठंड में कांपते सिकुड़ते अपने ऑफिस जाया करते थे। ऑफिस घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। कवि की आर्थिक स्थिति ऐसी न थी कि कोई सवारी कर लेते या अपनी कार आदि खरीद सकते। देखो जब वो ऑफिस में जाते थे तब कौन से दिन थे? सर्दियों के दिन थे। कभी ठंड में कांपते हुए सिकुड़ते हुए ऑफिस में जाया करते थे। ऑफिस घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। कवि की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो खुद के लिए एक आधी कार खरीद सके या कोई सवारी कर सके, ऐसी नहीं थी, इसलिए वो पैदल ही जाया करते थे। कवि के रास्ते में एक बैंक पड़ता था। उस बैंक में कवि के मित्र काम करते थे। जाते जाते कवि कुछ क्षण अपने उस मित्र के साथ गुजारते थे। यह उनका रोज का सिलसिला था। दोनों एक दूसरे को देखते और एक आत्मिक प्रसन्नता से भर जाते। देखो कवि के रास्ते में क्या पड़ता था? एक बैंक पड़ता था। तो उस बैंक में कवि के मित्र काम करते थे। वो जाते समय रोज अपने मित्र की मुलाकात लेकर जाया करते थे। वो उनका रोज का सिलसिला था। सिलसिला यानी क्या? क्रम, दिनक्रम कहा जाता है उसे। तो वो था, तो वो अपने मित्र को मिलकर ही अपने काम पे जाया करते थे, क्योंकि उनको एक आत्मिक ऐसा समाधान मीन्स आत्मा से संबंधित उनको बहुत संतुष्टि मिलती थी अपने मित्र से बात करके। उनकी आत्मिक प्रसन्नता से वो भर जाते थे। दोनों एक दूसरे को मिलते थे। तब वे मित्र कवि को रोजाना कांपते सिकुड़ते ऑफिस जाते देखते थे। एक दिन बातों का सिलसिला चल पड़ा तो मित्र ने कवि से कहा, मार्टिन तुम रोज रोज इस भयंकर सर्दी में पैदल ऑफिस जाकर कष्ट उठाते हो, एक गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? तो लामार्टिन के जो मित्र थे वो क्या कहते हैं, तुम रोज के रोज कांपते हुए सिकुड़ते हुए सर्दी में रोज ही ऑफिस को पैदल ही जाते हो, तुम्हारे लिए एक गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? तुम्हारा ये रोज का ही सिलसिला है, तो तुम रोज रोज इस भयंकर सर्दी में पैदल जाकर इतना कष्ट यानी कि जो मेहनत है क्यों उठाते हो? तुम एक गाड़ी खरीद लो, ऐसे उनके मित्र उनसे कहते हैं। कवि लामार्टिन के मित्र उनसे कहते हैं। तो मित्र मेरी तरह और बहुत से लोग इस नगर में हैं, क्या फर्क पड़ता है? फिर गाड़ी खरीदने के लिए पैसा भी तो पास हो, लामार्टिन ने कहा। तो लामार्टिन ने उनके मित्र के इस प्रश्न का जवाब क्या दिया? मित्र मेरी तरह और बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह अपने ऑफिस को पैदल जाया करते हैं इस नगर में, और गाड़ी खरीदने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना पास में, ऐसा वो अपने मित्र को कहते हैं। हाँ यह तो है। मित्र विचारमग्न हो गए। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा मार्टिन एक काम करते हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, पत्नी को उसके जन्मदिन पर कुछ उपहार देने के लिए तुम उन पैसों से अपने लिए गाड़ी की व्यवस्था कर लो। तो विचारमग्न यानी क्या होता है? विचारों में डूबा हुआ। तो उनके मित्र ने क्या कहा? वो विचारमग्न हो गए। उनके मित्र
उस लामार्टिन ने ऐसा जवाब देने के बाद वो विचार में डूब गए और उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने वो मेरे पत्नी के जन्मदिन के उपहार के लिए मैंने रखे वाले हैं, तो तुम उस पैसों से तुम्हारे लिए गाड़ी की व्यवस्था कर लो, ऐसे वो कहते हैं। तो कवि ने मित्र को गले लगाते हुए कहा, नहीं मित्र, इससे मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरी भाभी को जन्मदिन का उपहार न मिले। कवि ने अपने मित्र को गले से लगाया और कहा, नहीं मित्र, इससे मेरे आत्मा पर यानी मेरे शरीर पर तुम्हारा बोझ रहेगा कि मेरे कारण मेरे भाभी को उनके जन्मदिन पर कोई तोहफा नहीं मिला। उपहार यानी क्या, तोहफा भी कहते हैं उसको, वो तोहफा उनको नहीं मिला, ऐसा मेरे शरीर पर बोझ रहेगा, ऐसे वो अपने मित्र को कहते हैं। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम रोज ऑफिस से आते समय एक फ्रैंक मेरे पास बैंक में जमा करा दिया करो और जिस दिन गाड़ी खरीदने लायक धन इकट्ठा हो जाएगा मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा, मित्र ने कहा। तो फिर लामार्टिन के मित्र क्या कहते हैं, तो देखो, तुम रोज तो मुझे मिलने आते ही हो मेरे ऑफिस में, बैंक में, तो तुम जाते समय क्या करो, रोज एक फ्रैंक बैंक में जमा कर दिया करो, जब गाड़ी लेने के लिए धन इकट्ठा हो जाएगा मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा और तुम गाड़ी ले लो। तो फ्रैंक यानी क्या होता है, ये फ्रांस का सिक्का है, अलग अलग देश के अलग अलग सिक्के रहते हैं, वैसे ही फ्रैंक फ्रांस का सिक्का है। तो उन्होंने कहा, एक फ्रैंक तुमने रोज जमा किया तो मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा कि गाड़ी खरीदने के लिए धन कब इकट्ठा हो गया। कवि को मित्र का यह सुझाव अच्छा लगा। अब वे प्रतिदिन एक फ्रैंक जमा करने लगे। दिन बीतते गए, धीरे धीरे अच्छी खासी रकम जमा हो गई। कवि को मित्र का यह सुझाव बहुत ही अच्छा लगा। वो रोज आते समय एक फ्रैंक जमा करने लगे और कई दिन बीत गए और गाड़ी लेने के लिए पैसे, अच्छे खासे पैसे उनके बैंक में जमा हो गए। एक दिन मित्र ने 500 फ्रैंक कवि के हाथ पर रखते हुए कहा, लो मार्टिन, ये 500 फ्रैंक, अब तुम तुरंत एक गाड़ी खरीद लो। और एक दिन क्या हुआ, बहुत दिन बीतने के बाद उन्होंने पैसे निकालो और उनके बैंक में कितने जमा हो गए थे, 500 फ्रैंक जमा हो गए थे। तो वो 500 फ्रैंक उसने निकाले और अपने मित्र के हाथ पे रखा, लामार्टिन के हाथ पे रखा और कहा, लो मेरे मित्र, ये तुम्हारे पैसे हैं, जमा हो गए, अब तुम तुम्हारे लिए इस पैसों से गाड़ी खरीद लो। कवि को बहुत प्रसन्नता हुई। जेब में 500 फ्रैंक, इतनी बड़ी रकम कवि ने सोचा भी नहीं था। उन्हें बार बार लगता कि जैसे जेब में कुछ सुगबुगाहट सी है, हृदय धड़क रहा था, कभी जैसे किसी कल्पना लोक की सैर कर रहे थे। लेकिन वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि सड़क के एक और उन्होंने एक स्त्री और बालक को देखा। देखो, जब उनके हाथ में 500 फ्रैंक आए तो उनको लगा कि मैं कुछ कल्पना लोक की सैर कर रहा हूँ। इतनी बड़ी रकम कभी कवि ने कभी भी नहीं सोचा था। उन्हें बार बार लगता था कि जैसे कुछ सुगबुगाहट सी है, यानी कि हलचल, उनके दिमाग में हलचल मच गई थी कि हृदय भी धड़क रहा था, कभी जैसे किसी कल्पना लोक की सैर कर रहे हैं, यानी कि सपनों की दुनिया में है, ऐसे उनको लग रहा था। लेकिन वे अभी कुछ ही दूर गए कि सड़क की और उन्होंने एक स्त्री और एक बालक को देखा। तो देखो वो कौन थे। उनके चेहरे पर जैसे वर्षों से उदासी जमी बैठी हो, दोनों आंखें आंसुओं में डूबी हुई। माँ बार बार बालक के आंसू पूछ रही थी, पर उसके आंसू कौन पहुंचे। बालक चौकित सा चारों ओर देख रहा था, लेकिन स्त्री की आंखों में जैसे नितांत सुनापन था। कवि ने दोनों को देखा, उनका हृदय उनकी इस दशा से द्रवीभूत हुआ जा रहा था। देखो, उन्होंने जो रास्ते में एक स्त्री और एक बालक को देखा और वो दोनों के आंखों में बहुत आंसू थे और उस बालक के आंसू वो स्त्री पोंछ रही थी, लेकिन उसके आंसू पोंछने के लिए कोई भी नहीं था। और उन दोनों को देखकर और वो बालक इधर उधर देख रहा था, कैसे चकित होकर देख रहा था। और बालक के आंसू वो स्त्री बार बार पूछ रही थी, लेकिन उसके आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं था। लेकिन उस स्त्री के आंखों में नितांत सूनापन था।
यानी कि सुनापन यानी क्या, सन्नाटा, खालीपन था उसके आंखों में। तो कवि ने दोनों को देखा और उनका हृदय उनकी इस दशा से द्रवीभूत हो गया। द्रवीभूत यानी कि उनको उनके ऊपर दया आई, दयालु हो गया उनका मन। कवि ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? सड़क पर इस प्रकार क्यों खड़े हो? तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? तो कवि का मन रहा ही नहीं, वो उनके पास गए और उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? तुम सड़क पर क्यों खड़े हो? और तुम दोनों क्यों रो रहे हो? ऐसे भी उन्होंने पूछा, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? स्त्री ने एक बार ऊपर से नीचे की ओर कवि को देखा। तो स्त्री ने क्या किया? ऊपर से नीचे तक कवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे, वह कुछ कह न पाई। लेकिन बालक ने अपनी करुण कहानी सुनाते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। वो कवि की तरफ देख तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो आंसू थे वो जा ही नहीं रहे थे, उमड़ ही रहे थे। वो कुछ कह भी नहीं पाई। लेकिन बालक ने अपनी करुण कहानी कवि को सुनाते हुए कहा, देखो क्या कहा, मेरे पिता यहाँ से दूर के एक नगर के अस्पताल में बीमार पड़े हैं। क्या कहा? मेरे पिताजी इस नगर के दूर के अस्पताल में बीमार पड़े हैं, उनके बचने की कोई आशा नहीं है। 4 दिन पहले हमें तार मिला था। देखो, यहाँ इस नगर के दूर के अस्पताल में मेरे पिताजी बीमार पड़े हैं और उनके बचने की कोई भी आशा नहीं है। 4 दिन पहले हमें यह तार मिला था, लेकिन उस नगर तक जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन उनके पास जाने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। इन 4 दिनों में हमने धन जुटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। हमने इन 4 दिनों में बहुत कोशिश की धन इकट्ठा करने की, लेकिन हमसे धन इकट्ठा करना नहीं हुआ। ऐसे वो बच्चा कवि को कहता है। हम कई दिनों से भूखे प्यासे इसी प्रकार सड़क पर पड़े हैं। लगता है मेरे पिता यूं ही तड़पते तड़पते दम तोड़ देंगे और हम उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर बालक फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि हम कई दिनों से भूखे पैसे ऐसे ही इसी प्रकार इस सड़क पर घूम रहे हैं। लगता है मेरे पिता यूं ही तड़प तड़प कर अपनी जान छोड़ देंगे और हमें उनका अंतिम दर्शन भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वो बच्चा फूट फूट कर कवि के सामने रोने लगा। कवि ने बालक को सांत्वना दी और पूछा, तुम्हें कितने पैसों की आवश्यकता है? सांत्वना यानी क्या? आश्वासन देकर। और वो समझाने लगे, मत रो बेटा, ऐसे वो उस बच्चे को कहने लगे। कम से कम और उस बच्चे को पूछा उन्होंने, तुम्हें कम से कम कितने पैसों की जरूरत है? कम से कम 500 फ्रैंक तो चाहिए ही, बालक ने कहा। कवि ने 500 फ्रैंक जेब से निकालकर बालक के हाथ पर रखते हुए कहा, घबराओ मत मेरे बच्चे, आदमी वह होता है जो मुसीबतों में भी हिम्मत से काम लेता है। ये 500 फ्रैंक है, तुम शीघ्र ही अपनी माता के साथ अपने बीमार पिता के पास चले जाओ। निश्चित ही वे बड़े कष्ट में होंगे, तुम्हें देखकर उन्हें बहुत तसल्ली होगी और ईश्वर चाहेंगे तो तुम्हारे पिता जी ठीक हो जाएंगे। और बच्चे ने फिर कवि ने लामार्टिन ने उस बच्चे को पूछा, आपको कितने पैसों की जरूरत है? तो उसने बताया कि कम से कम 500 फ्रैंक तो चाहिए। बालक ने उनको कहा था। कवि ने 500 फ्रैंक जेब में से निकालकर झट से बच्चे के हाथ पर रखते हुए कहा, घबराओ मत मेरे बच्चे, आदमी वही होता है जो मुसीबत में डटकर सामना करता है। यानी कि मुसीबत में वो कभी भी घबराता नहीं है, हिम्मत से काम करता है, उसी को ही आदमी कहते हैं। ये 500 फ्रैंक है, तुम शीघ्र ही अपने माता के साथ अपने बीमार पिता के पास चले जाओ। और शीघ्र यानी क्या, तुम जल्दी की जल्दी ही अपने बीमार पिता के पास अपने माता के साथ चले जाओ। निश्चित ही वो निश्चित ही बड़े कष्ट में होंगे, तुम्हें देखकर उन्हें बहुत ही तसल्ली मिलेगी। यानी कि बहुत ही उनमें ढाढ़स आएगा। तसल्ली यानी क्या? ढाढ़स आएगा उनको आप दोनों को देखकर, और ईश्वर चाहेंगे तो वो फिर से भी तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। ऐसे लामार्टिन उस बच्चे को कहते हैं। इतना कहते कहते कवि के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई। बालक ने आगे बढ़कर उस महापुरुष के चरण चूम लिए और वह माँ के साथ चल पड़ा अपनी लंबी यात्रा पर।
कवि भाव विभोर होकर देर तक माँ बेटे को जाते हुए देखते रह रहकर उनका हृदय बालक के पिता के हित की कल्पना कर रहा था। इतना कहते कहते कवि के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा था उनको उसकी मदद की। तो दिव्य यानी चमत्कारिक। तो बालक ने आगे बढ़कर लामार्टिन के पैर चूम लिए, यानी कि पैर छू लिए और अपने माँ के साथ वो चल पड़ा अपनी लंबी यात्रा के लिए, अपने पिताजी के पास जाने के लिए। कभी भाव विभोर यानी कि बहुत उनको यानी बहुत ही उनमें दया आई थी, उनके मन में उस बालक के प्रति बहुत ही दया आई थी। वो भाव विभोर होकर बहुत देर तक उस माँ बेटी की तरफ देखते हुए रह गए। रहकर उनका हृदय उस बालक के पिताजी की हित की कल्पना, क्योंकि उनको यानी कि वो आदमी अच्छा हो जाए ऐसे उनको बार बार लग रहा था। दूसरे दिन मित्र बड़ी उत्सुकता से कवि के आने की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन यह क्या, कवि तो आज भी रोजाना की तरह पैदल ही चले आ रहे हैं, कांपते सिकुड़ते हुए। तो दूसरे दिन उनके मित्र उनकी बहुत ही राह देख रहे थे। उनके मित्र को लगा कल तो मैंने इसके पास 500 फ्रैंक दिए है, वो अब गाड़ी ही लेकर आ जाएगा। लेकिन मित्र देख रहे थे तो कवि लामार्टिन तो रोज के जैसे ही कांपते सिकुड़ते हुए पैदल ही चले आ रहे हैं। मित्र ने उत्सुकता से पूछा, क्यों मार्टिन, गाड़ी का क्या हुआ? मित्र ने उत्सुकता से पूछ लिया, क्योंकि आश्चर्यचकित हो गया वो। क्यों लामार्टिन, तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई? कुछ नहीं भाई, गाड़ी खरीदी नहीं। दरअसल गाड़ी खरीदकर मैं मुसीबत में पड़ जाता। गाड़ी के सो झंझट है, कौन झेलता है यह सब। और लामार्टिन क्या कहते हैं, देखो वो कहते हैं कि मैंने किसी की मदद की है, नहीं कहते। अच्छे लोग, बड़े बड़े जो लोग हैं जो किसी की मदद करते हैं वो कभी भी अपने बारे में जो प्रशंसा है वो खुद की खुद नहीं करते हैं। कुछ नहीं भाई, गाड़ी खरीदी नहीं। दरअसल गाड़ी खरीदकर मैं मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था। गाड़ी के सो झंझट अलग से कौन झेलता है यह सब। फिर पैदल चलने में जो आनंद है वह गाड़ी में कहाँ है। सुबह सुबह की ताज़ी हवा लगती है, चलने में अपने आप व्यायाम हो जाता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो खाता हुआ आसानी से पच जाता है। गाड़ी होगी तो मैं आराम तलब बन जाऊंगा। आराम तलब जो ज़्यादा सदा आराम करते रहते हैं वैसे मैं बन जाऊंगा, आलसी बन जाऊंगा, ऐसे वो अपने मित्र को लामार्टिन कहते हैं। लेकिन मित्र को लगा कि बात कुछ और है, स्वास्थ्य का तो बहाना है। मित्र ने बहुत आग्रह किया तो कवि ने उन्हें कल की घटना बता दी। मित्र ने कवि को गले लगा लिया और कहा, मार्टिन तुम महान हो, लो मैं अपना मस्तक तुम्हारे सामने झुकाता हूँ। लेकिन मित्र को लगता कि यह बात कुछ मुझे पटी नहीं है, तुम से में झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उनके मित्र के बारे में उनको पता था। तो बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कल की घटना अपने मित्र को लामार्टिन ने बता दी। मित्र ने कवि को गले लगा लिया और कहा, तुम महान हो और मैं मेरा मस्तक तुम्हारे सामने झुकाता हूँ कि तुम्हारे पास नहीं होकर भी तुम किसी की मदद करते हो, ये तो सचमुच बहुत ही महान व्यक्ति के जैसा है। कवि अपने ऑफिस की ओर चले गए और मित्र भी अपने बैंक चले गए। शाम हुई, कवि घर लौटे, लेकिन अपने द्वार पर एक नई गाड़ी देखकर चक्कर में पड़ गए। शाम हुई, कवि घर पर लौट आए, लेकिन अपने द्वार पे यानी दरवाजे पर उन्हें एक नई गाड़ी दिखाई दी तो वो चक्कर में पड़ गई। ये किसकी गाड़ी है बाबा? वो हैरान हो गए, सोचने लगे मेरे घर के सामने किसने गाड़ी लगाई है, नई की नहीं है ये गाड़ी। हैरान क्यों होते हो मार्टिन? इनसे मिलो, ये है मेरे मित्र, पेरिस के अच्छे प्रकाशकों में इनका नाम है। ये आग्रहपूर्वक तुम्हारा एक कविता संग्रह छापना चाहते हैं। मित्र ने कहा, अच्छा मार्टिन ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, लेकिन यह गाड़ी? हैरान क्यों होते हो मित्र? ये एक जाने माने प्रकाशक है और ये आपका संग्रह अपने अखबार में छापना चाहते हैं। तो वो प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे कि तुम्हारा ये कविता संग्रह वो अपने अखबार में छापना चाहते हैं। तो मित्र ने कहा, अच्छा मार्टिन, ये प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, लेकिन यह गाड़ी किसकी है? यह गाड़ी मेरे मित्र कवि लामार्टिन की है। कवि के मित्र क्या कहते हैं? ये तो गाड़ी मेरे मित्र लामार्टिन की है। कविता संग्रह की रॉयल्टी समझे।
रॉयल्टी यानी क्या होता है? जो लेखक को दिया जाने वाला मानधन होता है। उनकी कविता संग्रह छापने के बदले में उस प्रकाशक ने जो उनको मानधन दिया था उसको रॉयल्टी कहते हैं। तो ये रॉयल्टी समझो। मित्र ने कहा, कवि ने मित्र को भाव विभोर होकर बाहुओं में कस लिया। ओ मेरे मित्र, और शब्द कवि के गले में फंस कर रह गए। और उनको समझ में आया कि मेरे मित्र ने ही मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट उठाया है। और वो अपने मित्र के गले में जाकर पड़े और कसकर उसको दबाया और कहा, वाह मेरे मित्र, तुम तो बड़े ही अच्छे हो। और उनके गले में से वो प्रशंसा पूर्व भाषा शब्द कुछ भी नहीं निकल रहा था। दोनों एक दूसरे के गले में गिर पड़े थे। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ये लेसन समझ में आया होगा। यानी कि उपहार यानी कैसा दिया जाता है? गिफ्ट ये भी होता है, लेकिन किसी की मदद करना भी एक प्रकार का एक उपहार ही होता है। उसको गिफ्ट देना ही होता है। तो जिसको ज़रूरत है उनको ही उपहार देना चाहिए। ऐसे इस पाठ की सीख है। तो मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।